क्या हो अगर एक राजा युद्ध जीतकर भी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार जाए? 10 साल की जंग, 7 साल की भटकन, खूंखार राक्षस, धोखेबाज इंसान और गुस्से में देवता। क्या ओडिसियस कभी अपने घर लौट पाएगा? आखिर उसकी पत्नी और बेटे का क्या हुआ? जानिए इस महाकाव्य कहानी की पूरी दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जो अपने साथियों के बीच खड़ा होकर एक ऐसे योद्धा, एक भीषण युद्ध और एक अनोखी चाल की कहानी सुनाना शुरू करता है। तभी दृश्य बदलता है और रेत में आधा दबा हुआ विशाल ट्रोजन हॉर्स दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ है। अगले ही पल सैकड़ों सैनिक उस विशाल घोड़े को बाहर निकालते हैं और उसे देवी एथेना के मंदिर की ओर ले जाते हैं। सभी खुशी मना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आखिरकार युद्ध समाप्त हो चुका है। तभी कहानी रुक जाती है। रानी पेनेलोप उन लोगों से कहती है कि वे ये पुरानी कहानी सुनाना बंद करें, लेकिन उसका बेटा टेलीमेकस समझाता है कि ये लोग उनके साथ बचे हुए आखिरी वफादार सैनिक हैं और जब तक उसके पिता वापस नहीं आते उनका मनोबल बनाए रखना जरूरी है। इसी दौरान एंटिनस सबके सामने कहता है कि अब बहुत समय बीत चुका है और रानी को नया पति चुन लेना चाहिए क्योंकि राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। ये सुनकर टेलीमेकस गुस्से में जवाब देता है कि उसके पिता मरे नहीं हैं। उसे पूरा भरोसा है कि वे एक दिन जरूर लौटेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है उसकी इस उम्मीद पर लोगों का विश्वास भी कम होता जा रहा है। कुछ देर बाद महल में एक नया मुसाफिर पहुंचता है। टेलीमेकस हमेशा की तरह तुरंत उसके पास जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार उसके पिता के बारे में कोई नई खबर मिल जाए। अगले दिन टेलीमेकस अपने गुरु यूमियस के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यूमियस भले ही अंधे हों, लेकिन उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि टेलीमेकस हर हमला बहुत जल्दबाजी में कर रहा है। इसी वजह से वो कुछ ही देर में थक कर हाँफने लगता है। तब यूमियस उसे उसके पिता ओडिसियस की एक पुरानी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ओडिसियस अपने साथियों को रोज जंगल में शिकार की ट्रेनिंग देने ले जाया करता था। एक बार जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया था, लेकिन उसका वफादार कुत्ता उसकी जान बचा लेता है। यूमियस समझाते हैं कि जिंदगी का हर अनुभव इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। असली ताकत तेजी में नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में होती है। जो दिमाग से लड़ता है वही असली विजेता बनता है। गुरु की ये सीख टेलीमैक्स के बहुत काम आती है। इस बार वो जल्दबाजी छोड़कर समझदारी से लड़ता है और पहली बार अपने गुरु को हराने में सफल हो जाता है। इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। यूमियस बताता है कि जब अगामेम्नॉन ट्रॉय के खिलाफ युद्ध के लिए सैनिक इकट्ठा कर रहा था, तब ओडिसियस ने ये तय करने के लिए चिट्ठियां डलवाई थीं कि कौन युद्ध में जाएगा। किस्मत से एंटीन्स का नाम निकला था, लेकिन उसने धोखे से अपनी चिट्ठी दूसरे लड़के से बदल दी और उसे मौत के मुंह में भेजकर खुद महल में आराम से बैठा रहा। उधर एंटीन्स राजमहल में सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि अब रानी को नया पति चुन लेना चाहिए और राजा बनने का पहला हक उसी का है। दूसरी तरफ रानी पेनेलोप अपने करघे पर कपड़ा बुन रही होती है। उसने सभी वरों से वादा किया है कि जैसे ही वो अपने ससुर के लिए कफन बुनना पूरा कर लेगी, वो नया पति चुनने का फैसला कर देगी। टेलीमैक्स अपनी माँ से कहता है कि इथाका को बहुत समय से कोई राजा नहीं मिला है। पेनेलोप जवाब देती है कि वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती, लेकिन राज्य की सुरक्षा और लोगों की भलाई भी जरूरी है। वो अपने बेटे को बताती है कि जब ओडिशियस युद्ध पर गया था, तब उसने उससे वादा लिया था कि अगर टेलीमैक्स के बड़े होने तक वो वापस न लौटे तो उसे राज्य के हित में दूसरा विवाह कर लेना होगा। टेलीमैक्स अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए मेनेलॉस के पास जाना चाहता है, लेकिन अगर वो महल छोड़ देता है तो वहां मौजूद वर उसकी मां पर नया पति चुनने का दबाव बना देंगे। अब तक वे सिर्फ ओडिशियस के नाम के डर से पीछे हटे हुए थे, लेकिन समय के साथ उसका असर भी कम होता जा रहा है। उसी रात ओडिशियस का बूढ़ा और वफादार कुत्ता आर्गोस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी एक वर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीमैक्स बीच में आकर उसे बचा लेता है। हालांकि टेलीमैक्स अभी इतना ताकतवर नहीं होता कि किसी अनुभवी योद्धा का मुकाबला कर सके। इसी कारण पूरे राज्य में सिंहासन के लिए द्वंद्व की चर्चा शुरू हो जाती है। सब कहते हैं कि अगर रानी ने जल्द ही नया पति नहीं चुना तो अगला राजा तय करने के लिए एक जानलेवा मुकाबला आयोजित किया जाएगा। अब एंटीन्स टेलीमैकस को धमकी देते हुए कहता है कि जब राजगद्दी के लिए मुकाबला होगा तब वो सबसे पहले उसका गला काटेगा और उसके बाद उसकी मां से शादी करेगा। ये सुनकर टेलीमैकस समझ जाता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अगली सुबह वो कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ चुपचाप जहाज में बैठकर अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ओडिसियस के सामने देवी एथेना प्रकट होती हैं। वो उसे उसकी पुरानी यादें लौटाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि अब घर वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन वहीं कैलिप्सो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कमल के जादुई फूलों के सहारे ओडिसियस की याददाश्त धुंधली रखती है ताकि वो हमेशा उसी द्वीप पर उसके साथ रहे। तभी ओडिसियस को अपने अतीत की एक झलक दिखाई देने लगती है। उसे वो दिन याद आता है जब ट्रॉय का युद्ध खत्म होने के बाद आखिरकार सभी सैनिकों को अपने घर लौटने का आदेश मिला था। शुरुआत में अनुकूल हवाएं उनका साथ देती हैं और उनका सफर अच्छी तरह आगे बढ़ता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद उनके खाने पीने का सामान खत्म होने लगता है। कई जगह रुकने के बावजूद उन्हें जरूरी चीजें नहीं मिलती। आखिरकार वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां दूर उन्हें सिर्फ एक अकेली भेड़ दिखाई देती है। भेड़ का पीछा करते करते वे एक विशाल गुफा तक पहुंचते हैं। अंदर बहुत सारी भेड़ें मौजूद होती हैं, लेकिन तभी अचानक एक विशालकाय दैत्य गुफा का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर देता है और सभी लोग अंदर फंस जाते हैं। आग की हल्की रोशनी में उन्हें पता चलता है कि वो कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि पॉलीफेमस नाम का एक विशाल साइक्लोप्स है, जो उनके साथियों को एक एक करके पकड़कर जिंदा निगलने लगता है। पेट भरने के बाद वो दैत्य गहरी नींद में सो जाता है। ओडिशियस और उसके साथी उसे मारने का मौका देखते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि गुफा के बाहर निकलने वाली भारी चट्टान हटाने की ताकत सिर्फ उसी दैत्य के पास होती है। अगर वो मर जाता तो वे हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद हो जाते, इसलिए वे एक अलग योजना बनाते हैं। अगली सुबह सभी लोग खुद को भेड़ों के बीच छिपा लेते हैं और उनके शरीर पर सूखी घास लपेट लेते हैं ताकि दूर से भेड़ों जैसे दिखाई दें। इस चाल की वजह से वे चुपचाप गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। भागते समय ओडिसियस अपने मारे गए साथियों का अपमान देखकर गुस्से में आ जाता है। वो पलटकर पॉलीफेमस की आंख में तीर मार देता है और फिर सभी लोग तेजी से अपने जहाजों की ओर भागते हैं। आखिरकार वे उस द्वीप से सुरक्षित निकल जाते हैं, लेकिन उनकी ये जीत ज्यादा देर तक खुशी नहीं देती, क्योंकि वो साइक्लोप्स समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा होता है। रात में वे उसे अपने पिता से बदला लेने की प्रार्थना करते हुए सुनते हैं। अब समुद्र का सबसे शक्तिशाली देवता उनका दुश्मन बन चुका था। इधर टेलीमैकस मेनेलॉस के महल पहुंचता है। वो उससे अपने पिता ओडिसियस के बारे में पूछता है, क्योंकि ट्रॉय युद्ध के बाद वो कभी घर नहीं लौटे। तब मेनेलॉस उसे बताता है कि ट्रोजन हॉर्स की पूरी योजना ओडिसियस की ही थी। वे कई दिनों तक उस लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपे रहे। जब ट्रॉय के सैनिकों ने दुश्मन के जहाजों को जाता हुआ देखा तो वे उस घोड़े को अपनी जीत की निशानी समझकर शहर के अंदर ले आए। लगातार 7 दिनों की मेहनत के बाद वो विशाल घोड़ा एथेना के मंदिर के सामने पहुंचाया गया। रात होते ही ओडिशियस और उसके साथी चुपचाप घोड़े से बाहर निकले और अपने असली हमले की शुरुआत कर दी। वे बिना किसी शोर के रास्ते में आने वाले हर सैनिक को मार गिराते हैं और शहर के मुख्य द्वार खोल देते हैं, जिससे अगामेम्नोन की पूरी सेना ट्रॉय में घुस जाती है। इसी चाल की बदौलत यूनानियों को जीत मिलती है और उनके घर लौटने का रास्ता साफ हो जाता है। मेनेलॉस बताता है कि उस रात ओडिशियस और उसके धनुष ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अगर उसने दुश्मनों को कुछ पल तक नहीं रोका होता तो सैनिक कभी भी शहर का दरवाजा नहीं खोल पाते। इसके बाद मेनेलॉस कहता है कि समुद्र किनारे विदा लेने के बाद उसने ओडिशियस को फिर कभी नहीं देखा। तभी हेलेन बातचीत के बीच में आकर बताती है कि महान राजा अगामेम्नोन, जिसने सबको युद्ध में नेतृत्व दिया था, अपने ही महल में अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के हाथों मारा गया। अपनी बेटी की बलि देकर जो जीत उसने हासिल की थी, आखिर वही उसके विनाश का कारण बन गई। उधर ओडिशियस की यात्रा और भी कठिन होती चली जाती है। पॉलीफेमस को घायल करने की सजा उन्हें तुरंत मिलनी शुरू हो जाती है। समुद्र का देवता पोसाइडन भयंकर तूफान खड़ा कर देता है। कई दिनों तक ऊंची ऊंची लहरें उनके जहाजों को इधर उधर पटकती रहती हैं। किसी तरह वे एक नए तट पर पहुंचते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर एक इंसान जैसा कोई दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो असल में एक विशालकाय बच्चा है। वो उन्हें देखकर जोर से चिल्लाता है और भाग जाता है। कुछ ही पलों बाद घने कोहरे में से चांदी जैसे शरीर वाले विशाल दैत्यों की पूरी सेना निकल आती है। उनके एक ही वार से इंसान 2 टुकड़ों में बंट सकता था। ओडिसियस और उसके साथी समझ जाते हैं कि वे एक खतरनाक जाल में फंस चुके हैं और देखते ही देखते उनके सैनिक बेरहमी से मारे जाने लगते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उनकी तलवारें इन राक्षसों पर बिल्कुल असर नहीं कर रही, तो ओडिसियस तुरंत पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही घंटों में उसकी आधी सेना खत्म हो जाती है। वे विशाल लेस्ट्रिगोनियन अपने नंगे हाथों से जहाजों को उलट देते हैं और सैनिकों को बड़ी क्रूरता से मार डालते हैं। अपने साथियों की मौत देखकर ओडिशियस टूट तो जाता है, लेकिन उसके पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जहाज में खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था और अगला ठिकाना बहुत दूर था। इसलिए वो फैसला करता है कि वे तट के आसपास घूमकर जंगल में प्रवेश करने का कोई सुरक्षित मौका तलाशेंगे। थोड़ी देर बाद उसके साथी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में कई जंगली बिल्लियां दिखाई देती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे किसी पर हमला नहीं करती। आखिरकार वे जंगल के बीच बनी एक झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान ओडिशियस एक हिरण का पीछा करते हुए उससे अलग हो जाता है, जबकि उसके बाकी साथी झोपड़ी में मौजूद एक महिला का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं। उस रहस्यमयी स्त्री का नाम सर्सी होता है। सर्सी सभी को गर्म सूप और शराब परोसती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे जैसे वे खाना खाते हैं उनके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। कुछ ही देर में ओडिसियस के सभी साथी भयानक रूप बदलते हुए एक एक करके सुअरों में बदल जाते हैं।
उधर हिरण का शिकार करने के बाद ओडिशियस जब उसके पास पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि इंसान था। तभी उसे समझ आता है कि इस द्वीप पर कुछ बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक हो रहा है। वो तुरंत अपने साथियों की ओर वापस दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। झोंपड़ी के अंदर जादूगरनी सर्सी उसका स्वागत करती है और उसके सामने गर्म खाना परोस देती है। दूसरी ओर सुअर बन चुके उसके साथी अपनी हरकतों से उसे खतरे का एहसास कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओडिशियस उनकी बात समझ नहीं पाता। जैसे ही वो पहला निवाला खाने वाला होता है, उसकी नजर रोटी की टोकरी में पड़े अपने सेनापति की अंगूठी पर पड़ती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही खतरनाक हो चुका है। तभी सर्सी अचानक उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहती है कि सभी पुरुष एक जैसे होते हैं और उसके साथियों को वही सजा मिली है जिसके वे हकदार थे। लेकिन ओडिशियस भी तुरंत एक पक्षी को पकड़ लेता है। उसे देखते ही सर्सी घबरा जाती है और विनती करती है कि वो उसे नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वो पक्षी उसकी बहन है। इसके बाद दोनों के बीच एक समझौता होता है। ओडिशियस वादा करता है कि वो अपने साथियों के साथ इस द्वीप से चला जाएगा और यहाँ की कोई भी चीज नहीं ले जाएगा। बदले में सर्सी उसके सभी साथियों को फिर से इंसान बना देगी। सर्सी ये प्रस्ताव इसलिए मान लेती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ओडिशियस और उसके साथी उन लोगों जैसे नहीं हैं जिन्होंने कभी उसके परिवार के साथ अत्याचार किया था। खासकर ओडिशियस का सेनापति हमेशा उसके प्रति सम्मान से पेश आया था। रवाना होने से पहले ओडिशियस उससे अपने घर लौटने का रास्ता पूछता है। तब सर्सी बताती है कि वे रास्ता पूरी तरह भटक चुके हैं। अगर उन्हें समुद्र के देवताओं की कृपा दोबारा चाहिए तो उन्हें अंधकार की भूमि तक जाकर रक्त की बलि चढ़ानी होगी। कुछ दिनों बाद ओडिशियस अपने साथियों के साथ काली धरती पर पहुंचता है। वे अपने साथ 2 भेड़ें लाए होते हैं। वहां पहुंचकर वे जमीन में एक गड्ढा खोदते हैं, एक पात्र रखते हैं और उसे भेड़ों के खून से भर देते हैं। उसी समय ओडिशियस को सर्सी की आखिरी चेतावनी याद आती है। उसने कहा था कि देवताओं की इच्छा के अनुसार इस यात्रा से सिर्फ ओडिशियस ही जीवित अपने घर लौटेगा, उसके साथी नहीं। लेकिन ओडिशियस मन ही मन कसम खाता है कि वो अपने साथियों को बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो देवताओं तक को चुनौती देगा। तभी उस अंधेरी धरती से मृत आत्माएं बाहर आने लगती हैं। उनमें सेना भी शामिल होता है, वही युवा सैनिक जो ट्रोजन हॉर्स के बाहर मारा गया था। सेना ओडिशियस को बताता है कि एंटीन्स ने उसकी जगह युद्ध में भेजने के लिए उसके परिवार को पैसे दिए थे। उसे उम्मीद थी कि वो सम्मान के साथ वापस लौटेगा, लेकिन उसकी किस्मत में मौत लिखी थी। वो आगे बताता है कि इस स्थान पर युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की आत्माएं रहती हैं। फिर वो एक और चौंकाने वाला सच बताता है। यहाँ अगामेम्नॉन भी मौजूद है और ओडिशियस के पिता भी। वो खुलासा करता है कि ओडिशियस के पिता की हत्या भी एंटीन्स ने ही की थी ताकि उसे अपना वादा न निभाना पड़े। अब एंटीन्स इथाका का राजा बनने की तैयारी कर रहा है और इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट टेलीमैक्स है, इसलिए वो उसे भी मरवाने की योजना बना चुका है। आखिर में सेना ओडिशियस से कहता है कि जब वो अपने घर लौटे तो बाद में पश्चिम की ओर जाकर ऐसी धरती पर बसना जहां समुद्र न हो, वहां अपने मारे गए साथियों के सम्मान में रक्त अर्पित करना। तभी उसे अपने परिवार के साथ सच्ची शांति मिल सकेगी। इसके बाद अगामेम्नॉन की आत्मा सामने आती है और बलि के पात्र से रक्त पीने के बाद ओडिशियस को एक महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। वो कहता है कि जब भी वो अपने घर लौटें तो किसी विजेता की तरह नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर लौटे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका भी वही अंजाम होगा जो अगामेम्नॉन का हुआ था। युद्ध जीत कर लौटने के बाद उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया, उसे सम्मान दिया, लेकिन मौका मिलते ही उसके गले में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दी। फिर एक दूसरी आत्मा ओडिशियस को आगे के सफर के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे दक्षिण पश्चिम की ओर समुद्र में आगे बढ़ना होगा। रास्ते में उसे खतरनाक सायरन मिलेंगी जिनकी मोहक आवाज सुनकर उसके बाकी साथी अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन ओडिशियस पहले ही इसकी तैयारी कर चुका होता है। वो तय करता है कि सभी साथियों के कानों में मोम भर दिया जाएगा ताकि वे सायरनों की जानलेवा आवाज सुन ही न सकें। इसके बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती। आगे जाकर उन्हें 2 भयानक रास्तों में से एक चुनना होगा। एक तरफ कैरिब्डिस का विशाल भंवर होगा जो पूरे जहाज को निगल सकता है, जबकि दूसरी ओर स्किला नाम का राक्षस होगा जो 6 लोगों की बलि लेगा। जैसे ही वो आत्मा अपनी बात पूरी करती है, वो जोर से कहती है, भागो। उसी पल वहां मौजूद बाकी मृत आत्माएं खून की खुशबू से पागल होकर उनकी ओर दौड़ पड़ती हैं। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए तेजी से जहाज की ओर भागते हैं। उधर इथाका में एंटीन्स रानी पेनेलोप से मिलने पहुंचता है। वो कहता है कि उसने कई रातों तक उसे देखा है। दिन में वो कफन बुनती है, लेकिन रात होते ही उसे खोल देती है। अब उसे समझ आ चुका है कि रानी जानबूझकर सबको धोखा दे रही है और फैसला टाल रही है। इसके बाद एंटीन्स उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। वो दावा करता है कि वो बचपन से ही उससे प्रेम करता है और अगर वो उससे विवाह करती है तो कभी उस पर किसी बात का दबाव नहीं डालेगा। लेकिन अब इथाका को एक नए राजा की जरूरत है और फैसला और ज्यादा देर तक नहीं टल सकता।
जैसे ही एंटीन्स वहां से निकलता है, उसकी एक वफादार दासी उसके पास आती है और बताती है कि रानी ने उसे धोखे में रखा था। टेलीमैकस अपने कमरे में नहीं है। वो अपने पिता की तलाश में मेनेलॉस से मिलने के लिए महल छोड़ चुका है। ये खबर सुनते ही एंटीन्स अपने सैनिकों को आदेश देता है कि टेलीमैकस के लौटने से पहले उसके लिए घात लगाकर हमला किया जाए। वो किसी भी कीमत पर जिंदा वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बड़ा होने के बाद वही सिंहासन का असली हकदार बन जाएगा। दूसरी ओर टेलीमैक्स मेनेलॉस के साथ धनुष चलाने की कला सीख रहा होता है। इसी दौरान मेनेलॉस उसे समुद्र से आने वाले खतरों के बारे में भी चेतावनी देता है, जो किसी भी समय उनके राज्य पर हमला कर सकते हैं। मेनेलॉस टेलीमैक्स से कहता है कि लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, इथाका ज्यादा समय तक बिना राजा के नहीं चल सकता। अब उसे अपने पिता का इंतजार करने के बजाय खुद फैसला लेना होगा। या तो वो राज्य की जिम्मेदारी संभाले या फिर सिंहासन छोड़कर अपनी मां को दोबारा विवाह करने दे। इसी बीच कहानी फिर से ओडिशियस की यात्रा पर लौटती है। कुछ समय बाद वो और उसके साथी सायरनों के इलाके में पहुंच जाते हैं। खतरे को जानते हुए ओडिशियस अपने सभी साथियों को आदेश देता है कि वे अपने कानों में मोम भर लें, ताकि कोई भी उन रहस्यमयी स्त्रियों की जानलेवा आवाज न सुन सके। लेकिन वो खुद उनके गीत को सुनना चाहता था, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि उसे जहाज के मस्तूल से मजबूती से बांध दिया जाए। चाहे वो कितनी भी विनती क्यों न करे, उसे किसी भी हालत में आजाद न किया जाए। कुछ ही देर बाद समुद्र की चट्टानों पर बेहद खूबसूरत स्त्रियां दिखाई देने लगती हैं। उनका मधुर गीत सुनते ही ओडिशियस अपना होश खो बैठता है और खुद को छुड़ाकर उनकी ओर जाने के लिए तड़पने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसके साथी उसके आदेश को अनदेखा करते हुए उसे बंधा रहने देते हैं। इसी दौरान एक सैनिक अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाता। वो अपने कानों से मोम निकाल देता है। जैसे ही सायरनों का गीत उसके कानों में पड़ता है, वो पूरी तरह उनके वश में हो जाता है और समुद्र में छलांग लगा देता है, जहां वे उसे पल भर में अपना शिकार बना लेती हैं। इस खतरे से निकलने के बाद उनके सामने एक और कठिन फैसला आ जाता है। एक तरफ कैरिबडिस का विशाल भंवर था, जो पूरे जहाज को निगल सकता था, जबकि दूसरी तरफ स्किला नाम का भयानक राक्षस था, जो 6 लोगों की जान लेकर ही उन्हें आगे जाने देता। अपने साथियों की जान बचाने के लिए ओडिशियस पहले जहाज को भंवर की ओर मोड़ने का आदेश देता है, लेकिन आखिरी क्षण में उसका सेनापति उससे पतवार छीन लेता है और जहाज को स्किला वाले रास्ते पर ले जाता है। कुछ ही पलों बाद पहाड़ों के बीच से स्किला के विशाल टेंटिकल बाहर निकलते हैं और एक एक करके 6 सैनिकों को उठाकर ले जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि अब उनका जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसमें पानी भरने लगता है, इसलिए मजबूर होकर उन्हें पास के एक द्वीप पर रुकना पड़ता है। वहीं ओडिशियस अपने साथियों को भविष्यवक्ता टायरेशियस की चेतावनी याद दिलाता है। वो कहता है कि इस द्वीप पर मौजूद सूर्यदेव के पवित्र पशुओं को अगर किसी ने भी नुकसान पहुंचाया तो यहाँ मौजूद कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। वो सभी से वादा लेता है कि वे सिर्फ फल और पानी से ही अपना गुजारा करेंगे और किसी भी हाल में उन पशुओं को हाथ नहीं लगाएंगे। कुछ देर बाद तेज हवाएं उन्हें उसी द्वीप के किनारे ले आती हैं। वहां चारों तरफ सूर्यदेव के पवित्र मवेशी खुलेआम घूम रहे होते हैं, लेकिन अपने वचन की वजह से ओडिशियस और उसके साथी उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं करते। इसके बाद सभी लोग फल और पानी इकट्ठा करके वहीं इंतजार करने लगते हैं। समुद्र की तेज हवाएं लगातार किनारे की ओर बह रही थीं, इसलिए उनका जहाज गहरे समुद्र में नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उन्हें उसी द्वीप पर रुकना पड़ा। कई दिन बीत गए। वे हर रोज सूर्यदेव के पवित्र पशुओं को अपने सामने घूमते देखते, लेकिन ओडिशियस की चेतावनी याद होने की वजह से कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता। धीरे धीरे उनका सारा राशन खत्म होने लगा और भूख असहनीय हो गई। एक रात ओडिशियस को पहाड़ी पर सफेद आकृति दिखाई देती है। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके साथी चोरी छिपे एक गाय का वध कर चुके हैं। उन्होंने गड्ढा खोदकर वहीं आग जलाई हुई है और उसका मांस खा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अंधेरे में ऐसा करने से सूर्यदेव को कभी पता नहीं चलेगा। सुबह होते ही हवा अचानक शांत हो जाती है। ओडिशियस उस मांस का एक टुकड़ा भी नहीं खाता, लेकिन वो समझ जाता है कि उसके साथी अपनी मौत पर खुद ही मुहर लगा चुके हैं। उन्होंने देवताओं से किया हुआ वादा तोड़ दिया है और अब इसका परिणाम बेहद भयानक होगा। हवा चलने लगती है और जहाज दोबारा समुद्र की ओर निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जियूस और पोसाइडन दोनों का क्रोध उन पर टूट पड़ता है। चारों ओर भयंकर तूफान आ जाता है। विशाल लहरें जहाज को बुरी तरह झकझोर देती हैं। मस्तूल एक एक करके टूट जाते हैं और जहाज में पानी भरने लगता है। ओडिसियस के सामने उसके सभी साथी एक एक करके समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। आखिर में आसमान से जियूस की एक भयानक बिजली गिरती है, जो पूरे जहाज को बीच से चीर देती है। उसी पल उसके बचे हुए सभी साथी भी अथाह समुद्र में हमेशा के लिए खो जाते हैं और ओडिशियस बिल्कुल अकेला रह जाता है। यहीं से कहानी वर्तमान में लौटती है। समुद्र किनारे बेहोश पड़े ओडिशियस को कैलिप्सो बचा लेती है। वो कई हफ्तों तक उसे कमल के फूल खिलाती रहती है, ताकि उसकी याददाश्त धुंधली हो जाए और वो हमेशा के लिए उसी द्वीप पर उसके साथ रहने लगे।
लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद कैलिप्सो का जादू कमजोर पड़ने लगता है। ओडिशियस अब उन फूलों को खाने से भी साफ इनकार कर देता है। तब कैलिप्सो समझ जाती है कि अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। विदा होने से पहले वो ओडिशियस के हाथ में उसकी पत्नी पेनेलोप का एक यादगार आभूषण रख देती है। उसे देखते ही ओडिशियस की सारी यादें वापस लौट आती हैं और उसे अपनी पत्नी का नाम भी याद आ जाता है। अगली सुबह वो लकड़ियों से एक छोटी सी बेड़ा तैयार करता है, फिर खुद को देवताओं की इच्छा के भरोसे छोड़कर खुले समुद्र में उतर जाता है ताकि किसी भी तरह अपने घर वापस पहुंच सके। लंबी यात्रा के बाद वो एक नए तट पर आंखें खोलता है जहां देवी अथेना उसका स्वागत करती हैं। वो बिना कुछ कहे उसे सही दिशा का संकेत देती हैं। लेकिन घर पहुंचने से पहले ओडिशियस को एक आखिरी वादा निभाना होता है। उसे पश्चिम की ओर जाना है और फिर अपनी धरती पर भिखारी का भेष बनाकर लौटना है ताकि उसका अंत भी अगामेम्नॉन की तरह विश्वासघात से न हो। रास्ते में वो अपने सबसे वफादार मित्र यूमियो के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि एंटिनस के आदेश पर उसके सारे पशुओं को मार डाला गया है। ओडिसियस अपनी असली पहचान अभी भी यूमियो से छिपाकर रखता है, लेकिन उसी से उसे अपने महल की मौजूदा हालत का पता चलता है। साथ ही उसे ये भी मालूम पड़ता है कि एंटिनस ने उसके बेटे टेलीमेकस को वापस लौटते समय मार डालने के लिए अपने लोगों की घात लगाकर तैनाती कर दी है। ये सुनते ही ओडिसियस समझ जाता है कि अब उसके परिवार को बचाने के लिए समय बहुत कम बचा है। उसी समय टेलीमेकस देवी अथेना के मंदिर में उनकी कृपा पाने के लिए बलि चढ़ाने पहुंचता है। उसके साथ ही बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक मंदिर के पुजारी ही उन पर पीछे से हमला कर देते हैं। तभी सच्चाई सामने आती है कि ये असली पुजारी नहीं बल्कि एंटिनस के भेजे हुए हत्यारे हैं। कुछ ही पलों में आधा दर्जन हथियारबंद लोग टेलीमेकस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी फटे पुराने कपड़ों में एक रहस्यमयी बूढ़ा वहां पहुंचता है। वो अकेले ही सभी हमलावरों को पल भर में मौत के घाट उतार देता है और टेलीमेकस की जान बचा लेता है। इसके बाद वो टेलीमेकस को भिखारी का भेष पहनाकर वहां से सुरक्षित निकाल ले जाता है, लेकिन अपनी असली पहचान नहीं बताता। वो खुद को सिनोन नाम का एक बूढ़ा सैनिक बताता है जो कभी ट्रॉय की लड़ाई में उसके पिता ओडिसियस के साथ लड़ा था। वो कहता है कि उसने सिर्फ एक पुराना कर्ज चुकाने के लिए उसकी मदद की है। साथ ही वो ये भी भरोसा दिलाता है कि ओडिसियस जिंदा है और बहुत जल्द अपने घर लौटने वाला है। वो टेलीमेकस को समझाता है कि पहले उसे महल लौटना चाहिए, मेनेलाउस के भेजे हुए उपहार सौंपने चाहिए और सबको ये खबर देनी चाहिए कि उसका पिता जल्द वापस आने वाला है। इसके बाद वो सभी वर पात्रों को बुलाकर एक बड़ा भोज आयोजित करे। यही अगला कदम होगा। जब टेलीमेकस सकुशल महल लौटता है तो एंटिनस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके भेजे हुए हत्यारे मारे जा चुके हैं और उसकी पूरी योजना नाकाम हो गई है। बाद में टेलीमेकस अपनी माँ पेनेलोप से अकेले में बात करता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि वो नया पति चुन ले। ये सुनकर पेनेलोप हैरान रह जाती है, लेकिन टेलीमेकस बताता है कि उसके पास एक योजना है। अगर एक व्यक्ति चुन लिया गया तो बाकी सभी दावेदार महल छोड़ देंगे और फिर उसे केवल एक दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। रात होते ही पूरे महल में भव्य भोज का आयोजन होता है। सभी वर पात्र रानी के निर्णय का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान ओडिशियस यूमियो के साथ महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप अंदर प्रवेश करता है। महल में कदम रखते ही उसकी नजर अपने बूढ़े और वफादार कुत्ते आर्गोस पर पड़ती है। वर्षों बाद अपने असली मालिक की खुशबू पहचानकर आर्गोस धीरे से अपनी पूंछ हिलाता है। अपने प्रिय स्वामी को आखिरी बार देखने के बाद वो हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। ये भावुक दृश्य देखकर टेलीमेकस को भी उस बूढ़े यात्री पर शक होने लगता है। ओडिसियस चुपचाप सभी वर पात्रों के बीच घूमता है और एंटिनस को अपने साथियों के साथ उसी रात टेलीमेकस की हत्या की योजना बनाते हुए सुन लेता है। उन्हें सबक सिखाने के लिए वो एंटिनस की थाली में वही छोटी सी पत्थर की गोटी फेंक देता है जिसका इस्तेमाल उसने वर्षों पहले सेना नाम के युवक को धोखा देकर अपनी जगह युद्ध में भेजने के लिए किया था। उस पत्थर को देखते ही एंटिनस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपना आसन उठाकर उस बूढ़े यात्री की पीठ पर दे मारता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे टोकते हैं कि किसी मेहमान पर हमला करना ज़ीउस के पवित्र नियमों का अपमान है। मार खाने के बावजूद ओडिसियस अपना चेहरा ढका ही रखता है। वो शांत आवाज में कहता है कि उसका नाम सेना है, वही बहादुर सैनिक जिसने ट्रॉय की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। और जाते जाते उसने एंटिनस के लिए एक संदेश भेजा है। ये सुनकर एंटिनस और भी भड़क उठता है और उस बूढ़े को बार बार पीटने लगता है। तब टेलीमेकस बीच में आकर उसे अपने घर से बाहर निकल जाने का आदेश देता है। इसके बाद वो अपनी माँ और उस रहस्यमयी यात्री की मुलाकात का इंतजाम करता है, लेकिन ओडिसियस अभी भी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए वो पर्दे के पीछे छिपा रहता है। तभी एक बुजुर्ग दासी उसके पैर धोने आती है। जैसे ही वो उसके जूते उतारती है, उसकी नजर टखने पर बने पुराने जंगली सुअर के हमले वाले निशान पर पड़ती है। उसी पल वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका असली स्वामी ओडिशियस है।
दासी खुशी से चिल्लाने ही वाली होती है कि ओडिशियस तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और उससे विनती करता है कि अभी किसी को भी ये राज न बताए। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर एंटिनस फिर से महल के अंदर घुस आता है। हाथ में छुरा लिए वो चुपके चुपके टेलीमेकस के पीछे पहुंचता है ताकि पीठ पीछे वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। उधर पर्दे के पीछे बैठा ओडिशियस पेनेलोप को ट्रॉय के युद्ध की भयावह कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि उस युद्ध में कितनी निर्दोष जाने गईं, कितना खून बहा और कैसे इंसानों ने सत्ता की लालच में हर मर्यादा और हर धर्म का उल्लंघन कर दिया। ओडिशियस पेनेलोप को बताता है कि ट्रॉय की लड़ाई में जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत इंसानियत ने चुकाई। एक आदमी के गुस्से और बदले की आग में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई और वे सभी अपने जीवन भर जिन उसूलों का सम्मान करते रहे उन्हें भी तोड़ बैठे। भिखारी के वेश में ओडिशियस धीरे से पेनेलोप से कहता है कि उसका पति जिंदा है और जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो जरूर लौटेगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने पति से किया हुआ वादा निभाना होगा। इतना सुनते ही पेनेलोप सब समझ जाती है। वो तुरंत पर्दा हटाकर सभी वर पात्रों को बुलाती है और घोषणा करती है कि अब वो अपने नए पति का चुनाव करने के लिए तैयार है। वो सबको 2 घंटे बाद वापस आने का आदेश देती है। साथ ही ये भी कहती है कि इस प्रतियोगिता में कोई भी हथियार लेकर अंदर नहीं आएगा, यहाँ तक कि वो रहस्यमयी यात्री भी इस चुनौती में हिस्सा लेगा। अपनी मां का बदला हुआ व्यवहार देखकर टेलीमेकस समझ जाता है कि उसका शक सही था। वो बूढ़ा भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता ओडिशियस है। लेकिन ओडिशियस अपने बेटे को समझाता है कि इन गद्दारों का खून उसके हाथों से नहीं बहना चाहिए। यदि टेलीमेकस ऐसा करेगा तो राज्य के कानून के अनुसार उसे देश निकाला मिल सकता है और वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। वो अपने बेटे से केवल एक काम करने को कहता है, ये सुनिश्चित करना कि समारोह में आने वाला कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर अंदर न आए। टेलीमेकस तुरंत अपने भरोसेमंद सेवकों को आदेश देता है और वे महल की दीवारों पर टंगे सभी हथियार हटा देते हैं। लेकिन एक गद्दार नौकर चोरी छिपे एंटिनस की तलवार उसके पास ही रहने देता है। कुछ देर बाद सभी वर पात्र वापस लौटते हैं। वहां उनके सामने पेनेलोप एक अनोखी चुनौती रखती है। 12 कुल्हाड़ियों को एक सीध में रखा गया है और जो व्यक्ति एक ही तीर से उन सभी के बीच बने छेदों को पार करके निशाने पर वार करेगा वही इथाका का नया राजा और उसका पति बनेगा। एक एक करके सभी दावेदार कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ओडिशियस के विशाल धनुष पर डोरी तक नहीं चढ़ा पाता। जब एंटिनस की बारी आती है तो वो भी असफल हो जाता है। वो झूठी नम्रता दिखाते हुए कहता है कि ओडिशियस जैसा धनुर्धर कोई नहीं हो सकता। अगर किस्मत ने उसे चुना होता तो वो भी ट्रॉय के युद्ध में उसके साथ जान दे देता। लेकिन ये सब केवल दिखावा था। सच्चाई तो ये थी कि उसी ने सेना नाम के युवक को धोखे से अपनी जगह युद्ध में भेजा था और खुद सिंहासन हथियाने के लिए महल में बैठा रहा। ओडिशियस ये सब जानता था। अब सच सामने लाने का समय आ चुका था। वो धीरे धीरे उठता है, अपना पुराना धनुष हाथ में लेता है और पल भर में उस पर डोरी चढ़ा देता है। फिर बिना किसी मेहनत के तीर छोड़ता है जो 12 कुल्हाड़ियों के बीच से सीधा निकलकर निशाने पर जा लगता है। ये नज़ारा देखते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। एंटिनस समझ जाता है कि अब उसके पापों का हिसाब होने वाला है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ओडिशियस का दूसरा तीर उसके सबसे भरोसेमंद साथी को ढेर कर देता है। इसके बाद ओडिशियस एक एक करके सभी गद्दारों का अंत करना शुरू कर देता है। जो भी उसके सामने आता है उसका तीर या तलवार उसे मौत के घाट उतार देती है। उधर एंटिनस का एक आदमी हथियारों के कमरे की तरफ भागता है ताकि बाकी लोगों को हथियार पहुंचाकर लड़ाई का रुख बदल सके, लेकिन टेलीमेकस उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी ओर ओडिशियस लगातार अपने दुश्मनों को खत्म करता रहता है। घबराए हुए लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस बीच वो गद्दार फर्श में बने एक गुप्त रास्ते से भाले और तलवारें अंदर फेंकने लगता है। तभी टेलीमेकस उस पर हमला कर देता है। पहले वो एक भारी घड़े से उसके सिर पर वार करता है और फिर अपने गुरु यूमियो से सीखी हुई चाल का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन की नस काट देता है। लगभग 40 दुश्मनों को अकेले मार गिराने के बाद ओडिशियस खुद को कुछ बचे हुए सैनिकों से घिरा पाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। आखिरकार बाकी लोग घुटनों के बल बैठकर हार मान लेते हैं। अब ओडिशियस सीधे एंटिनस तक पहुंचता है। वो उसे जमीन पर गिराकर अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। मरने से पहले वो एंटिनस से कहता है, जब अधोलोक पहुंचे तो मेरे उन साथियों से कहना कि उनका बदला ले लिया गया है, और अगर सेना मिले तो उससे उस दर्द की माफी मांगना जो तुमने उसके परिवार को दिया था। दुश्मनों का अंत करने के बाद ओडिशियस अपनी पत्नी के पास लौटता है। वो 2 दशकों तक संभाल कर रखा हुआ उसका आभूषण पेनेलोप की हथेली पर रख देता है और थक कर उसकी बाहों में गिर पड़ता है। पेनेलोप को लगता है कि उसका पति अब आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन ओडिशियस इतनी लंबी यात्रा तय करके अपनी पत्नी की बाहों में मरने के लिए नहीं लौटा था। हालांकि वो जानता है कि उसके कर्मों की कीमत उसे चुकानी होगी।
इतने लोगों की हत्या के बाद उसे अपने ही राज्य से निर्वासित होना पड़ेगा। इसलिए वो पेनेलोप से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक नई यात्रा पर चलना चाहेगी। आखिर में ओडिशियस अपना वादा पूरा करता है। वो अपने घर लौटता है, अपने परिवार को बचाता है और फिर अपने सबसे वफादार साथियों तथा पेनेलोप के साथ जहाज पर सवार होकर क्षितिज की ओर निकल पड़ता है। इथाका का सिंहासन वो अपने बेटे टेलीमेकस को सौंप देता है ताकि आगे से वही अपने पिता की विरासत और राज्य की जिम्मेदारी संभाल सके। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।